हम सब हायर एजुकेशन से जुड़े हैं और हायर एजुकेशन में अध्ययन अर्थात एडवांस्ड स्टडीज एंड रिसर्च ये मुख्य विषय रहते हैं। इसलिए हम आज के विषय को थोड़ा एकेडमिकली लें तो ज़्यादा अच्छा होगा और उस एकेडमिक डिस्कशन के बाद हम शिक्षा क्षेत्र में उसे कैसे ला सकते हैं इस पर भी विचार करना चाहिए। यह विषय केवल भावात्मक दृष्टि से विचार करने का नहीं है। महिमान्वित करना महिलाओं को और उस प्रकार से आदर व्यक्त करना इतना तो पर्याप्त नहीं होगा। तो हम लोगों को जरा सोचना चाहिए कि ये आज की स्थिति आई कैसे है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और उसमें से बाहर निकलने के लिए हमें क्या कुछ सोचना पड़ेगा और आगे जाकर करना भी पड़ेगा। तो मेरा पहला मुद्दा है कि हम इस नैरेटिव के बारे में ही जरा क्रिटिकली सोचें। ये नैरेटिव आज का 200 साल से जो भारत पर वैचारिक सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है उसमें उसका परिणाम है। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो महिला विषयक का चिंतन था 19वीं शताब्दी तक हम कहेंगे तो वह स्पेसिफिकली बाइबल का जो कंसेप्ट है उसके अनुसार था और वो कंसेप्ट है कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, वह जड़ पदार्थ है। ये सारे आक्षेप वो हमारे पर कर रहे हैं लेकिन जड़ तो वही है। तो स्त्री एक पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, भोग्या है, पुरुष के भोग के लिए ही उसकी उत्पत्ति हुई है। एडम के रिब में से माने पसली में से उसका निर्माण हुआ है, पुरुष को सुख देने के लिए हुआ है। और इसका व्यावहारिक परिणाम ये था कि इंग्लैंड को हम लोकशाही देश के लोकतंत्रात्मक देश कहते हैं, वहां महिला को मताधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में से जो नैरेटिव निर्माण हुआ उसके प्रतिक्रिया के रूप में जब 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई उस प्रकार से सोशल रेनेसां भी जो हुआ उसमें इस जड़ पदार्थ का जो नैरेशन था उसकी प्रतिक्रिया के रूप में स्त्री मुक्ति, स्त्री पुरुष समानता, स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री का विकास, सशक्तिकरण ये सारे शब्द आए हैं। ये नैरेटिव भारत का नहीं है, ये कंसेप्ट भारत का नहीं है, ये सारा जो भारत में लाया गया वहां से और हमारे शिक्षा क्षेत्र में भी या वैचारिक जगत में भी उसे अपनाकर फिर सारे आंदोलन चले। ये बेसिकली भारत का नैरेटिव नहीं है। भारत में एक तो वहां से आ गया और क्योंकि हम गुलाम देश थे इसलिए यहाँ शिक्षा क्षेत्र में भी आ गया। साथ में दूसरा पक्ष जो है ये हुआ कैसे, तो भारत की समाज रचना उसमें महिलाओं की स्थिति, उसमें महिलाओं का योगदान, उसको देखने का उनका जो नजरिया था और उसे देखकर उनके समझ में जो आया वही उन्होंने यहाँ वैचारिक क्षेत्र में भी थोपा। और चूंकि तब तक हमारी कितनी ही पीढ़ियां ब्रिटिश शिक्षा में शिक्षित हो गई थी इसलिए शिक्षित लोगों के माध्यम से ये विषय आगे चला। उन्होंने क्या देखा, भारत के घरों में महिलाएं गृहिणी के रूप में, माता के रूप में भोजन बनाती हैं। अब जब भोजन बनाती हैं तो उसकी भावना क्या रहती है, दिस इज बेसिकली इंडियन, स्पेसिफिकली इंडियन। वो इंडियन भावना क्या रहती है, मैं खाने वालों की रुचि के अनुसार खाना बनाऊंगी,
खाने वालों को यदि पसंद आ गया तो मुझे बहुत ही आनंद होगा। खाने वालों को पसंद आया और प्रसन्नता से उन्होंने यदि सब कुछ खा लिया तो मुझे और भी ज्यादा आनंद होगा। और वो कहेगी आपको अच्छा लगता है ना, खा लो। मेरे लिए नहीं बचा तो कोई बात नहीं, सबको खिलाने के बाद ही वो खाती है। अब ये केवल महिला स्पेसिफिक नहीं है कि वो सबको खिलाने के बाद ही खाएगी। भारत की गृह व्यवस्था का और समाज व्यवस्था का प्रचलन कैसा रहा है, व्यवहार कैसा रहा है? पुरुष कमाता है, गृह स्वामी जो भी कमाता है घर के लिए, वो अपने बारे में सबसे बाद में खर्चा करने का सोचेगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसलिए जरा परिश्रम करके पैसा कमाएगा। घर में यदि कोई चीज आती है, नई मिठाई आती है तो बच्चों को ज्यादा देंगे, वृद्ध माता पिता को पहले देंगे, घर के अन्य लोगों को पहले देंगे। मैं कमाता हूँ तो मेरा विचार मैं सबसे बाद में करूंगा, ऐसे सबका व्यवहार है। तो मैं भोजन बनाती हूँ इसलिए मैं सबको खिलाने के बाद खाऊंगी, ये प्रचलन है। अगर मेरा बनाया हुआ सबको बहुत अच्छा लगा तो सबको खा लेने दो, मैं सुबह की बची रोटी भी खाऊंगी या मैं मिठाई नहीं खाऊंगी और तो भी मुझे प्रसन्नता है। ये मनस्थिति पुरुष की हो या महिला की ऐसी है कि स्वयं खाने से जितना आनंद होता है उससे ज्यादा भी दूसरों को खिलाने से और स्वयं नहीं खाने से अधिक आनंद होता है। इसी को ईशावास्य उपनिषद में कहा, तेन त्यक्तेन भुंजीताः, त्याग करके अधिक आनंद की प्राप्ति करना, भोग का अधिक आनंद लेना। ये भारतीय समाज की, भारतीय सांस्कृतिक समाज की जो मनस्थिति है उसके कारण से वो महिला बाद में खाती थी, खाने के लिए अपना सब कुछ लगाती थी, माने समय लगाती थी, परिश्रम लगाती थी, कौशल लगाती थी और इस भोजन के माध्यम से खाने वालों का चरित्र निर्माण करती थी, संस्कार देती थी। खाने से केवल शरीर का पोषण नहीं होता था तो मन का भी पोषण होता है। जैसा अन्न वैसा मन, ये तो बहुत ही प्रचलित कहावत है। जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारे भाव बनते हैं, वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार के लिए प्रेरक तत्व बनता है। और इसलिए चरित्र निर्मिति, संस्कार प्रदान ये भोजन बनाने के माध्यम से होता था। ये अन्नपूर्णा तो थी ही, साथ में संस्कार और चरित्र निर्माण करने वाली भी शक्ति घर में थी। इतना भोजन के लिए उसका समर्पण भाव था, इसका इतना भोजन के लिए चिंता करने का मानस था। ब्रिटिशों को ये समझ में नहीं आता है। अब भगवान ने उनको ऐसा बनाया है कि ऐसी सारी परिष्कृत, ऐसी फाइननेस रखने वाली बातें उनकी समझ में ही नहीं आती है। उनको केवल चर्म चक्षु से दिखता है कि देखो ये भोजन बना दिए लेकिन उसको खाने के लिए बाद में ही मिलता है, देखो ये भोजन बना दिए उसको रूखा सूखा खाना पड़ता है, देखो खाने वाले कोई इसकी चिंता ही नहीं करते हैं। इतना ऊपर से दिखने वाला ही उनको समझ में आता था। चरित्र निर्माण, संस्कार प्रदान, घर के लोगों की शील रक्षा, माने घर का पुरुष कभी भी ये साहस नहीं करता था कि अनिति का धन घर में ले आए, या घर का बेटा कभी भी उसका साहस नहीं करता था कि किसी पराई बेटी के सामने कुदृष्टि डाले। अगर वो कुदृष्टि डालेगा तो माता उसको सजा देगी और माता अपराध बोध का अनुभव करेगी कि मेरे चरित्र निर्माण के कार्य में या मेरे अन्न में ऐसा क्या रहा, मेरे दूध में ऐसा क्या रहा कि ये इसका शील दूसरी पराई बेटी की और कुदृष्टि से देखता है और उसकी रक्षा नहीं करता है। ये सारा रसोई घर में होता था, ये सारा माँ के हाथ से होता था, ये सारा भोजन बनाने से होता था। अंग्रेजों को ये समझ में ही नहीं आता था, ये समझने से परे है। ये उनकी इतनी ओछी बुद्धि है, इतनी मर्यादा है कि इनको ये
फाइननेस जो है, फीलिंग्स के फाइननेस, इमोशंस के फाइननेस, चरित्र निर्माण की ये सूक्ष्मताएं समझ में ही नहीं आई। इसलिए उन्होंने माना कि हम लोग जैसे महिला को इंफीरियर मानते हैं, हम लोग जैसे उसको जड़ पदार्थ समझते थे, ऐसे भारत में भी महिलाओं का शोषण भी होता है। इसलिए उन्होंने नैरेटिव खड़ा किया कि भारत में महिलाएं हमेशा शोषित रहती हैं, भारत में उनको बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्री ही माना जाता है। इतने घटिया शब्द भारत के किसी भी नागरिक के मुंह से कभी भी निकलेंगे नहीं, चाहे वो कितना ही अनपढ़ हो, कितना ही गंवार हो, कितना ही नशेबाज हो। ऐसी घटिया बात वो कभी भी नहीं कहेगा। कितना भी दारू पीकर वो गटर नाली में भी पड़ा हो, माँ के बारे में अगर वो बात करेगा तो ठीक ही करेगा। उस नशे में भी किसी ने अगर माँ बहन के विरुद्ध अगर उसको कुछ कहा तो उसका नशा उतर जाएगा और उसको एकदम से उसका प्रतिकार करेगा। ये अंग्रेजों जैसी घटिया बात कभी भी भारत के किसी भी पुरुष के मुंह में आएगी